नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। संभल जिले में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वहीं जेल में बंद आजम खान पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा उठी है। किसी गैर या अपनों ने नहीं बल्कि खुद आजम खान ने सियासत को गर्म किया है। एक तरफ जहां जेल से आजम खान का लेटर बम फूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े 27 मुकदमे सुर्खियों में हैं। जेल से लेटर के रूप में फूटा आजम संदेश में मुस्लिम लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए गए। मुसलमानों के हालात का जिक्र करते हुए संभल हिंसा पर संसद में सियासत पर भी सवाल किए गए हैं। हालांकि आजम खान का जेल से आया संदेश रामपुर सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 27 जमीनी संबंधी मामलों पर एमपीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आजम खान के वकील का कहना है कि 27 मुकदमों को एक करके सुनवाई की जानी चाहिए। निचली अदालत में इस डिमांड को खारिज कर दिया गया है, जिस पर आजम खान के वकील ने रिवीजन फाइल किया है। तो संभल मुद्दे पर अब आजम खान की एंट्री हो चुकी है, जिसने सियासत का तापमान और भी बढ़ा दिया है। तो संभल में लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जाने की जद्दोजहद कर रही थी, अब इस पूरे मामले पर आजम खान का भी लेटर बम सामने आया है। इस लेटर में उन्होंने कई तरीके के आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाते हुए नजर आए। हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों से मंगलवार को जहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, वहीं जेल में बंद आजम खान पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा उठी है। किसी गैर या किसी अपनों ने नहीं बल्कि खुद आजम खान ने सियासत के तापमान को बढ़ाया है। जेल में बंद आजम खान का लेटर सभी के सामने है। दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े 27 मुकदमे भी सुर्खियों में हैं। आज इन तमाम मुकदमों पर सुनवाई भी होनी है। तो जेल से लेटर के रूप में ये आजम खान का संदेश सामने आया। मुस्लिम लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन में सवाल उठाते हुए आजम खान नजर आए। मुसलमानों के हालात का भी जिक्र किया है। संभल हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि संभल में जो हालात है वो संभल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद संभल पर सियासत बिल्कुल भी संभलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि आजम खान का जेल से ये संदेश, अब किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश दिवाकर रामपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आजम खान ने जो ये लेटर लिखा है, किसको ये लेटर दिया, किसके लिए ये लेटर लिखा गया है, साथ ही साथ इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सीतापुर की जेल में बंद है, तो वहीं जो रामपुर का डेलीगेशन था, यानी कि जो कहा जाए रामपुर के आजम खान के चाहने वाले लोग थे, वो सूत्रों के माने तो सीतापुर की जेल में आजम खान से मिलने के लिए गए थे। जिसके बाद आजम खान ने ये बातें कही हैं। इंडिया गठबंधन को आजम खान ने घेरा है और सपा जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर एक लेटर लिखा है और जिलाध्यक्ष ने उस लेटर को वायरल किया है। यानी कि आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर जो रामपुर में जिस तरह से जुल्म हुआ उसको लेकर उसका हवाला देते हुए संभल की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने संभल में हुई घटना का संसद में उस घटना को उठाया है, तो इतने ही मजबूती के साथ रामपुर में हुए जो अत्याचार हुए उस अत्याचार को भी संसद में समाजवादी पार्टी को उठाना चाहिए। हालांकि जो लेटर है वो आजम खान के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो उस लेटर में जिलाध्यक्ष के द्वारा लिखी गई हैं और जिलाध्यक्ष का लेटर पैड है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने जब जिलाध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो हालांकि जिलाध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया, लेकिन अब जिस तरह से ये आजम खान ने इंडी गठबंधन को घेरा है और संभल का जिक्र करते हुए रामपुर की तुलना की है। बहरहाल अब आजम खान तो सीतापुर की जेल में है, लेकिन ऐसे में आजम खान ने एक बार फिर से सलाखों के पीछे होने के बाद ये जो समाजवादी पार्टी सहित इंडी गठबंधन को पूरी तरह से घेरा है, ये अपने आप में बहुत अहम है।
क्योंकि आजम खान पिछले काफी समय से सीतापुर की जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सीतापुर के सलाखों में है। ऐसे में आजम खान ने ये लेटर लिखा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि राजनीति गलियारों में जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। जिस तरीके से सुरेश संभल के मुद्दे को उठाया गया, इसे भुनाया गया, उस तरीके से रामपुर के मुद्दे को नहीं उठाया गया, जिससे खासा नाराज नजर आ रहे हैं अब आजम खान। अब इसका असर क्या होगा इंडिया गठबंधन पर? क्या इस लेटर को लेकर कोई प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आई है? अब बिल्कुल देखिए, अभी कोई प्रतिक्रिया किसी की तरफ से नहीं आई है। हालांकि जो जिला अध्यक्ष है सपा के, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। स्पष्ट अभी यह नहीं हो पा रहा है कि आजम खान ने, हालांकि आजम खान अपने विवादित बयानों की वजह से पहले से ही सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब आजम खान, ऐसे में सवाल ये है कि आजम खान सीतापुर की जेल में है, उसके बाद भी इस तरह के जो लेटर लिख पाया है आजम खान ने, आजम खान की जो चिट्ठी है वो रामपुर में पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है आजम खान इंडी गठबंधन को पूरी तरह से घेरा है। आजम खान ने कहा कि जो इंडी गठबंधन है, रामपुर में जिस तरह से अत्याचार हुए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो आजम खान के लिए, या कहा जाए समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, इंडी गठबंधन का अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी चुप्पी साधे हुए थे। अखिलेश यादव ने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई, कोई एक्शन नहीं लिया। तो आजम खान खाका, मुझे लगता है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से खाका नाराज है, इसलिए आजम खान ने की जो चिट्ठी है वो लिखवाई है, और चिट्ठी सीतापुर की जेल से लिखने के बाद वो अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है सुरेश की लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी और आजम खान दोनों के बीच साफ तौर पर दूरियां नजर है। जब से जेल में गए आजम खान, मुलाकात भी बंद हो गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुलाकात तक करने नहीं गया, उनके बारे में बातचीत तक नहीं की जा रही है। और अब ऐसे में नाराजगी भी आजम खान के साफ तौर पर सामने भी आ रही है। क्या दूरियां बढ़ने की वजह यह भी है क्योंकि जो निजी रिश्ते हैं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच, उसमें खटास आ गई है? श्रुति देखिए, बिल्कुल उसमें खटास इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा से और बड़े बेटे अदीब से आजम खान के घर जब मुलाकात करने के लिए आए थे, तो वो सवाल मैंने खुद स्वयं जो अखिलेश यादव से था वो पूछा था कि अखिलेश यादव साहब, आप ये बताइए, अभी तक आजम खान साहब से आप सीतापुर की जेल में मिलने के लिए नहीं गए हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी और आजमवादी जो लोग हैं वो आपसे खासा नाराज हैं। तो अखिलेश यादव ने हमें भी इस बात का जवाब दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो मैं जानता हूं, या फिर भगवान जानता है, या अल्लाह जानता है कि आजम खान के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसकी आवाज हमने कितनी उठाई है या नहीं उठाई है। पर आज आजम खान जो है खाका नाराज पहले से ही अखिलेश यादव से है, क्योंकि आजम खान पर जिस तरह से जुल्म हुआ, आजम खान के परिवार का, आजमवादी लोगों का ये साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया है, ना ही अखिलेश यादव ने कोई सवाल उठाया है, सरकार को घेरा है, कुछ नहीं। बिल्कुल आजम खान को लेकर अखिलेश यादव जो है वो बिल्कुल एकदम खामोश नजर आ रहे थे, और अब यही वजह है कि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन को हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आजम खान का अब संभल मुद्दे को लेकर रामपुर पर भी घेराव करना किस ओर इशारा कर रहा है? इसके सियासी मायने क्या है? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। निशाने पर रामपुर नजर आ रहा है, लेकिन हमला जो है वो संभल हिंसा पर है। इसके साथ साथ जो सवाल खड़ा किया गया है वो इंडिया गठबंधन पर खड़ा किया है। बाद में मुस्लिमों की सियासत पर खड़ा किया गया है, मुस्लिमों के रहनुमाई पर खड़ा किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जेल में बंद है आजम खान, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर संदेश आया है। आखिर इसका क्या मायने हो सकता है? कहीं न कहीं वोट की ही गणित चल रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, अभी ममता बनर्जी को लेकर के जैसे हमला, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया, लालू यादव ने किया, और उधर शरद पवार भी आ गए तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी के समर्थन में। आप वैसा ही सवाल करते हुए आजम खान नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर करते हुए कह रहे हैं कि जब रामपुर में उत्पीड़न हो रहा था तो इंडिया गठबंधन क्यों चुप था? तो अब संभल हिंसा को लेकर के संसद में बवाल चल रहा है, बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा?
मुस्लिमों के जो रहनुमा हैं उनको बड़ी बातें कही हैं उन्होंने अपने संदेश में। अगर जो बप्पा जिला अध्यक्ष का जो लेटर है, अगर वो संदेश माना जाए आजम खान का, तो उसमें मुसलमानों की सियासत, यहाँ तक कि वोट की कीमत तक की बात कह डाली है। बिल्कुल, ऐसे में अनिल जी, इस संदेश को इस तरीके से भी क्या देखा जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छिटकता हुआ इंडिया गठबंधन से साफ तौर पर नजर आया। समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से जो तमाम सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भी जीत नहीं दर्ज कर पाई। क्या इसे इस तरीके से देखा जाए कि मुस्लिमों को संदेश दिया है रामपुर में आजम खान ने? देखिए श्रुति, इसमें कई संदेश छुपे हुए हैं। एक तो मुस्लिम सियासत का संदेश है, दूसरा जो समाजवादी पार्टी का संदेश है, तीसरा इंडिया गठबंधन का संदेश है, चौथा जो सबसे बड़ा हमला है वो कांग्रेस और राहुल गांधी पे, क्योंकि एक के बाद लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी कड़ी में ये आजम खान की जो लेटर बम है उसको भी देखा जा सकता है। एक बड़ा दूरदृष्टि के साथ ये चिट्ठी बम फोड़ा गया है और जिसको नाम दिया है जेल में बंद आजम खान का संदेश करके, ये जो है बप्पा के जिला अध्यक्ष ने चिट्ठी बम फोड़ा है। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आया तो चिंता भी जताई है और एक साथ साथ चेतावनी भी दी है, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मुस्लिम के हालात ठीक नहीं हुए अनिल जी, तो वो कुछ सख्त कदम उठाएंगे। क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है और इसे समाजवादी पार्टी इस लेटर को किस तरीके से ले रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी में भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है आजम खान के इस संदेश को, और इस संदेश की क्या मायने हैं इसको तो स्वयं आजम खान ही बता सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर सियासत में जितने लोग हैं, उसकी व्याख्या अपनी तरह से कर रहे हैं, अपने नजरिए से कर रहे हैं। लेकिन जो आजम खान का नजरिया है वो तो खुद बयां कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की तमाम घटनाक्रम हुए हैं लोकसभा चुनाव से लेकर के उपचुनाव में, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ जो है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जाकर के जेल में मिलते हैं, फिर आकर के उनकी पत्नी से मिलते हैं, और आजम खान की पत्नी का जो चंद्रशेखर रावण को लेकर के एक पॉजिटिव बयान आता है, वो काफी घटनाक्रम काफी उलटफेर देता होता हुआ नजर आ रहा है। अब अचानक ये जो है आजम खान का जेल से संदेश का फूटना, चिट्ठी बम का फूटना भी एक अपने आप में मैसेज है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा गेम होने वाला है और चेंज होने वाला है। इसको भी आहट के रूप में लिया जा रहा है। सुरेश, क्योंकि एक तरफ ये चिट्ठी बम है, दूसरी तरफ आज यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 27 जमीन संबंधी मामलों पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कितने बजे सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो तकरीबन 10 बजे के बाद चालू हो जाता है। ऐसे में जो शत्रु संपत्ति से, यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन कब्जाने के जो 27 मामले थे वो थाना अजीम नगर से संबंधित है। लेकिन ऐसे में 27 मामलों में जो सुनवाई थी वो एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ता के माध्यम से एक अर्जी दी गई थी कि हमारे जो 27 मामले हैं, एक ही जैसे मामले हैं और इन 27 मामलों में एक साथ सुनवाई हो। लेकिन वो एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, जिसके बाद आजम खान के अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेशन कोर्ट ने उस याचिका को मंजूर करने के बाद उस पर सुनवाई की। उस पर सारे काम होने के बाद आज की जो तारीख थी, यानी कि जो 11 दिसंबर की तारीख थी, वो फैसले के लिए नियत कर दी थी। अब 11 तारीख आज है और आज जो कोर्ट में आज फैसला आना है उस पर क्या आजम खान को राहत मिलेगी? जो 27 मामले हैं, 27 मामलों में एक साथ सुनवाई होना आजम खान के लिए बहुत बड़ी बात है। आजम खान को राहत मिलेगी या फिर आजम खान के लिए 27 मामलों में आज फिर आफत बनेगी? इस पर जो है देश दुनिया की निगाहें बनी हैं, लेकिन आजम खान सीतापुर की सलाखों में हैं। आजम खान पर आरोप था कि आजम खान ने सत्ता में रहते हुए जो गरीबों की जमीन थी, शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी में मिला ली थी, किसानों को जबरदस्ती डरा धमकाकर जो जमीन थी उनकी, उनसे खरीदने के बाद जबरदस्ती उस जमीन को अपने नाम करा लिया था, यूनिवर्सिटी कैंपस में मिला लिया था। टोटल जो मुकदमे हैं वो 27 मुकदमे इस मामले से जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, और जो 27 मामले हैं वो थाना अजीम नगर के हैं सारे ही मामले, और आज उन सभी मामलों में जो है वो सुनवाई होना है। ऐसे में क्या अब कोर्ट का निर्णय आएगा, क्या आज कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा या फिर कोई अगली तारीख देगा, इस पर निगाहें बनी हैं। बिल्कुल, ऐसे में आज क्या कुछ फैसला आता है, क्या फैसला आजम खान के पक्ष में आता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सुरेश आपका
अनिल जी, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। तो अब आजम खान की भी एंट्री संभल हिंसा पर हो गई है। उन्होंने ये लेटर बम समाजवादी पार्टी के नाम और इंडिया गठबंधन पर फोड़ा है। हालांकि अब इसका असर क्या होता है और किस तरीके से सियासी तूफान आपको देखने को मिलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि तीसरे दिन यानी आज सदन में हेमंत सरकार विश्वास प्रस्ताव रखेगी। सदन में इंडिया गठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 56 है। स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। गौरतलब है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 41 होना चाहिए। आज ही के दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। इसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। गुरुवार को भी अंतिम दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अनुपूरक बजट पारित कर दिया जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्षी दल भाजपा की ओर से अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही समाप्त होने वाला है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जल्द ही नाम फाइनल हो जाएगा। तो बीजेपी के खेमे में नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर मंथन का दौर जारी है। कई नाम है इस लिस्ट में। बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, सीपी सिंह हो, इन नामों पर चर्चा तेज है। हालांकि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और इस सत्र का आज हंगामेदार होने का आसार भी जताए जा रहे हैं। तो आज का दिन हेमंत सोरेन की सरकार के लिए काफी खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। सरकार आज विश्वास प्रस्ताव रखेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज तीसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ खास रहने वाला है? आज बिल्कुल ये तीसरा दिन है और राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हो चुका है। उसमें साफ तरीके से सदन से के जितने भी सदस्य हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से उन्होंने कहा है कि सब यानी सभी मिल करके सदन को बेहतर तरीके से बनाए, राज्य को के लिए बेहतर कार्य करे और निश्चित रूप से जो भी सरकार की जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनकी सबको पूरा करे। और उन्होंने शुभकामनाएं दी तमाम नए लोगों को, जो जितने लोगों ने नए सदस्य लोग आए हैं, पुराने सदस्य सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि सदन को बेहतर तरीके से और राज्य के लिए बेहतर कार्य कर सके। तो सबसे बड़ी बात है कि भाषण के बाद जो है आज जो है हेमंत सोरेन ने अपनी फ्लोर टेस्ट तय कर ली है। यानी उनके जो 56 विधायकों का, नए और पुराने कुल विधायकों को मिलाकर कुल अपनी 56 विधायकों की अपनी मजबूत यानी फ्लोर टेस्ट में वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। और कह सकते हैं कि इसके बाद साथ ही सदन में आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। अनुपूरक बजट राज्य को लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, जिस प्रकार सरकार ने कई मुद्दे पर बिल्कुल। ऐसे में अजय आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट कितने बजे तक पेश किया जाएगा, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? यानी आप अनुपूरक बजट को 11,000 करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट का प्रस्ताव सदन पटल पे लाया गया है। इनमें से कई ऐसे राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं। आज कह सकते हैं कि मैया योजना सबसे ज्यादा, कह सकते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा खर्च होने वाले मैया योजना पर चर्चा आज होगी। इसके अलावा शिक्षा पर यानी बात होगी, यानी कहा जा सकता है कि राज्य में करीबन 500 से अधिक यानी मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल खोलने की भी योजना, क्योंकि पिछली सरकार ने भी जो है कई जगहों में यानी 100 से अधिक एक्सीलेंस स्कूल खोला था और जिसका परिणाम देखने को मिला, बेहतर तरीके से रखा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यानी स्नातक पासों के लिए यानी पीजी की परीक्षा के लिए निःशुल्क के लिए भी उन्होंने वादा किया। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार जो है पहली सदन के पटल अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण फैसले लेके आने जा रही है और जिसका परिणाम आने वाला समय झारखंड को देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लगातार भाजपा के खेमे मंथन का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है, जो कि बेहद खास रहने वाला है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ सुविधाओं की जानकारी भी ली और जरूरतमंदों को कंबल, भोजन और बच्चों को खिलौने और चॉकलेट भी बांटे। इसके साथ ही भीषण ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए पहले चरण में 4 लाख लोगों को प्रदेश में बने कंबल वितरित करने के लिए हर जिले को पर्याप्त धनराशि भी जारी की गई है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और कहा है कि गोरखपुर महानगर क्षेत्र में जरूरतमंदों की सेवा और सुविधा के लिए 3 और रैन बसेरे बनाए जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैन बसेरों का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, जरूरतमंदों को कंबल, भोजन बांटते हुए नजर आए। बच्चों के साथ बातचीत भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, उनको चॉकलेट और खिलौने भी दिए। साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, 3 और रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, सुविधाओं की जानकारी ली, लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, जरूरतमंदों को कंबल, भोजन और बच्चों को खिलौने और चॉकलेट बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही भीषण ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए पहले चरण में 4 लाख लोगों को प्रदेश में कंबल वितरित किए। अब आपको सीधे ले चलते हैं बस्ती, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे सुनिए। सीबीएसई बोर्ड के अच्छे विद्यालय बनते, व्यवस्था करवाते हैं। इनमें प्रतियोगी बीसीए के लिए भी है, इंस्टीट्यूट इसी प्रकार से स्थापित होते, साथ साथ नीट हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर निजी क्षेत्र में इसी प्रकार से बनते। एनडीए, सीडीएस, इन सभी यहाँ का युवा भी इन सभी देश के अंदर के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षाओं के लिए छा जाता है। इसको दोनों में फिजिकली भी और वर्चुअली भी दोनों मोड पे इसको रखा हुआ है, एकदम छा जाता है। उसे अवसर नहीं मिला। जिन मां बाप ने थोड़ा प्रयास किया वे बच्चे आगे बढ़ गए, बाकी जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास यह सोचने की फुर्सत नहीं थी, वे पिछड़ गए। आज भी मैं मानता हूं कि नर्सिंग का क्षेत्र ऐसा है जहां पर अच्छी शिक्षा अगर दे दी जाए तो प्लेसमेंट की 100% गारंटी है। सरकारी क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी और दुनिया में भी भारत की नर्सिंग और पैरामेडिक्स की पूरी मांग है, बशर्ते उस मांग की पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। फार्मेसी का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, थोड़ा सा प्रयास करें तो जो दवाइयां अभी दुनिया से आ रही हैं, चीन से आ रही हैं, कोरोना जैसे कालखंड में आपने देखा होगा चीन ने धोखा दे दिया, दवाई नहीं भेजी। तो हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने भारत के अंदर भारत के ही फार्मा उद्योग को उस समय पुनर्जीवित करके और यहीं पर दवाइयां बननी प्रारंभ हो गई। जिन दवाओं के लिए हम दुनिया में निर्भर करते थे, हमारा फार्मा उद्योग उसको आगे बढ़ा सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, फार्मेसी करके जाइए, हम उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क ही बना रहे हैं जहां पे 2000 एकड़ क्षेत्रफल में फार्मा से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग लगने जा रहे हैं। हमने पहले चरण में बुंदेलखंड में इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर दिया है, वहां उद्योग लगने शुरू हो गए, लोगों ने अपना प्रोडक्शन के लिए अपने आप अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे ही अन्य सेक्टर में भी ये लगातार अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने की तैयारी हो रही है। कौन सोचेगा इसके बारे में? लेकिन यहां पे दोनों भाइयों ने मिलकर के जो एक बीज रोपा था, आज वो विशाल वृक्ष बन करके कर्मा देवी समूह के रूप में यहाँ के लोगों के लिए आशा की एक किरण बन करके आगे बढ़ने के लिए निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और यही है अपने पूर्वजों के प्रति
मैं देख रहा था उन्होंने अपने पूज्य पिता के नाम पर भी फार्मेसी का कॉलेज स्थापित कर दिया। यही है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम, वह नहीं जो हम लोग सामान्य रूप से श्राद्ध कर्म के माध्यम से करते हैं। वो एक कर्मकांड का हिस्सा है, एक पुत्र को अपने घर में करना चाहिए, लेकिन एक जीवंत स्मारक बनाना है तो जीवंत स्मारक ये है जिससे हजारों बच्चे एक लंबे समय तक अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे और सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन यापन करेंगे। और ये स्वावलंबन केवल व्यक्ति का नहीं होता है, याद रखना, एक व्यक्ति का स्वावलंबन इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः वह राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।